हेलो एवरीवन, माय नेम इज आमिर आजम। आई एम बीपीएससी टीआरई 2 सेलेक्टेड टीचर। आज इस वीडियो में हम जो है फिजिक्स पार्ट 2 यानी कि क्लास 10 के जो भी पहला वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है और आज मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और इस वीडियो में हम जो है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा का चुंबकीय के प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, इन सभी टॉपिक से हम वीवीआई क्वेश्चन यानी कि 2024 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी क्वेश्चन को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और आप मेरे मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक पीडीएफ चल रहा है। अगर आप इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इस पीडीएफ की खासियत ये है कि इस पीडीएफ में मैंने फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चन यानी कि 2024, 2023, 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उन सभी क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आज इस वीडियो में है बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? पहला ऑप्शन है विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत जनित्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विद्युत मोटर, यानी कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ठीक, पहला ऑप्शन है डेनियल सेल, दूसरा है सूखा सेल, तीसरा है सौर सेल, चौथा है एवरेडी सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सौर सेल, यानी कि सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में तब्दील करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट को विद्युत स्रोत में कितनी विद्युत धारा लेगी? तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 12 एम्पियर है, 2.8 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 0.18 एम्पियर है। तो ये क्वेश्चन होता है, एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर। V होता है वोल्टमीटर, I होता है विद्युत धारा, R होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है देख सकते हैं, प्रतिरोध R बराबर दिया हुआ है 200। ठीक, R बराबर 200 दिया हुआ है, R बराबर 1200 दिया हुआ है, वोल्ट बराबर दिया है 220 वोल्ट। ठीक, तो विद्युत धारा पूछ रहा है, इनकी I पूछ रहा है करंट। ठीक, तो V बराबर होता है आई आर, आई इंटू आर। तो आई बराबर क्या होगा V बटे आर। तो V का वैल्यू कितना है यहाँ पे? V का वैल्यू है 220 बटे 1200। तो यहाँ कैंसिल करोगे, 11 दूनी 22, 6 दूनी 2, 11 बटे 7। तो इसको पॉइंट में जब लाओगे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 0.18 एम्पियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.18 एम्पियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। ठीक, 1.5 वोल्ट, 3 जूल, 1.5 जूल, 0 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1.5 जूल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम, वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, एम्पियर बराबर ओम भागा वोल्ट। ये एक फॉर्मूला है V बराबर आई इंटू आर, यानी कि ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ, V बराबर आई आर होता है। और यहाँ पे अब वोल्ट बराबर, पहला ऑप्शन दिया वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम, ये क्वेश्चन ये सही, ये गलत हो जाएगा। फिर वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर, ये भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा दिया एम्पियर बराबर वोल्ट बटा वोल्ट डिवाइड बाई ओम, तो एम्पियर बराबर वोल्ट बटे ओम। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है? अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम यहाँ से क्या है, चालक की तरह काम करते हैं, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं वोल्टेज V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टेज V2 तथा शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ सेकंड शिफ्ट में।
पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी V1 स्क्वायर बटे P1 प्लस V2 स्क्वायर बटे P2। तो हम आपको एक्स्ट्रा 2 पॉइंट बता देते हैं। ठीक, प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में रहेगा, मान लीजिए इसका R1 है या R2 है, तो फाइनल प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2। अगर वहीं समांतर में रहेगा तो फाइनल 1/R हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि श्रेणी क्रम में रहेगा तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और समांतर में रहेगा तो इस तरह हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। यानी कि आप जो घरेलू में घर में जो विद्युत परिपथ लगाते हैं उसका आवृत्ति, इसके हर्ट्ज कितना होता है, 50 हर्ट्ज होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो की जो ये PDF है थोड़ा ये क्वालिटी थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगले हम फिर वीडियो जब बनाएंगे तो इसकी क्वालिटी कुछ अच्छा बेहतर करके लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, DC मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा DC मोटर, यानी कि DC मोटर में जो है विभक्त वलय का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन का। ठीक, ये क्वेश्चन 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है। तो पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻17, 6.25 × 10⁻18, 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1.6 × 10⁻19। तो ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक एमीटर का परिसर रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजन की संख्या 30 है, तो इस एमीटर का लीस्ट काउंट क्या होगा। ठीक, तो ये मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन अच्छा है इसको। ठीक है, पहला ऑप्शन है 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 0.01 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विद्युत आवेश चार्ज, तो चार्ज का असाई मात्रक होता है कूलम। ये तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आता है 14 नंबर, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि अति भारण के कारण जब भार अधिक हो जाता है तो उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा यानी करंट का वैल्यू क्या होता है, तो उसमें से बहुत तेज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 16 का ए, इनकी श्रेणी क्रम में। इनके एमीटर को विद्युत परिपथ में, मान लीजिए एमीटर है तो इस विद्युत परिपथ को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वहीं अगर पूछ दिया जाए कि वोल्ट मीटर को
विद्युत परिपथ में कैसे जुड़ाता है, तो वोल्टमीटर अगर रहेगा तो उसके लिए तो वोल्टमीटर को हम हमेशा समांतर समांतर में जोड़ते हैं, वहीं अगर अमीटर को इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन हम इस टॉपिक से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई वी स्क्वायर बटे आर। तो पावर को कौन निरूपित नहीं करता है? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, एक होता है पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई, यानी कि शक्ति बराबर वोल्टमीटर गुना विद्युत धारा। ठीक, और दूसरा होता है पावर बराबर शक्ति बराबर वोल्टमीटर का स्क्वायर बटे प्रतिरोध वी स्क्वायर बटे आर। ठीक, और तीसरा होता है तीसरा जो होता है विद्युत शक्ति का आई स्क्वायर आर होता है। तो इसलिए ये होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा नहीं पूछा है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर। तो आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, बाकी पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर, ये तीनों जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक, यानी कि कोई बल्ब है, 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो एक फार्मूला यहाँ भी आप याद रखिएगा। तो जो भी मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद रखिएगा तो आगे इनकी क्वेश्चन आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर रहता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए अगर आप सही कर लेते हैं, सिर्फ फार्मूला अगर रिकॉल कर लेते हैं, तो वो चीज़ सिर्फ वैल्यू पुट करना होता है, इसलिए फिर वो आसानी हो जाता है एक तरह से। तो मैं जो भी बता दे रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा आप लोग। एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर आई गुना टी। यहाँ पे Q क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश, यानी कि चार्ज है, कूलम है। और आई क्या है? यहाँ पे विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा। तो आप लोग मैनेज कीजिए मेरे राइटिंग को। और टी जो है यहाँ पे समय है, टाइम को दिखा रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या हो जाए, मिनट 1 मिनट दिया हुआ है, यानी कि टाइम बराबर 1 मिनट दिया हुआ, और 120 कूलम यानी चार्ज भी दे रहा है, तो विद्युत धारा पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या होगा? क्यू बटे टी। क्यू का वैल्यू यहाँ पे है, क्यू का वैल्यू जो है, इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ इसलिए आपको अच्छे से। और क्यू का जो वैल्यू होगा 120 कूलम है, 120 कूलम है। और टाइम जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना सेकंड में लिखना पड़ेगा, 60 सेकंड होता है, तो 60 दूनी 120। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन को अगर समझ रहे हैं और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ठीक है, किस उपकरण में धन और ऋण का, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? अमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, विद्युत शेल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडली में, यानी कि कुंडली में जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहुत अधिक, यानी कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? ये पे
ये क्वेश्चन को मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, R बराबर होता है V/I। तो यहाँ प्रतिरोध V का वैल्यू दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट और करंट का वैल्यू, विद्युत धारा का वैल्यू 2 एम्पीयर है। तो इसको 2 से जब काटोगे तो 110 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। ठीक, इसको आप लोग जरूर क्वेश्चन को याद रखिएगा, V बराबर I गुना R, जिसे ओम्स लॉ भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? NR, N/R, R/N, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो होता है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा NR। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 22 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगी उसका मान क्या है? तो यहाँ भी विद्युत धारा का पूरा है, तो V बराबर होता है IR, I गुना R। तो विद्युत धारा पूछा है, I बराबर क्या होता है? V/R हो जाएगा। V का वैल्यू 220 है और R का वैल्यू 55 है। तो इसको जब काटिएगा 11/55 और हो जाएगा 4×5 20 हो जाएगा 4×5 11×44। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। किसी चालक, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है, ठीक, पर ओम, ओम मीटर, ओम बाई मीटर, इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओम मीटर। यानी कि प्रतिरोधकता जो होते हैं उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी कि प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। लेकिन प्रतिरोध अगर सिर्फ बोल दिया है तो ओम होगा। लेकिन वहीं अगर पूछा है कि प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है महो, 1/R। ठीक, उसका ऐसा मतलब क्या होता है? महो होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है 220 वोल्ट पर, 12 वोल्ट पर, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से अब मैं कुछ क्वेश्चन VBI जो भी क्वेश्चन 2024 में आए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हम जो है अभी विद्युत के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को डिस्कस किए। उसमें से कुछ मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया कि होता है V बराबर I गुना R, यानी कि वोल्ट मीटर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, ये ओम्स लॉ भी कहते हैं। ठीक, ओम्स लॉ। फिर होता है, ये मैंने आपको बताया Q बराबर I गुना T, यानी कि मतलब चार्ज बराबर, यानी कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। फिर एक और फॉर्मूला होता है P का मैंने बताया था आप लोगों को, P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर VI भी होता है और P बराबर V स्क्वायर बटे R भी होता है। 3 फार्मूला मैंने बताया। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर R प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए या समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा फाइनल। तो अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितना प्रतिरोध रहेगा वो जुड़ते रहेगा। अगर समांतर में रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन सभी टॉपिक को हम अभी पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला क्वेश्चन जो दिया है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजकता था। समांतर, श्रेणी क्रम, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्यों समांतर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जब प्रतिरोध को हटा देते हैं तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर समांतर होगा। अगर वहीं कुल प्रतिरोध अगर घट जाता तो इसका आंसर क्या होता है? श्रेणी क्रम हो जाता है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2,
एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। कुल उपभोग शक्ति क्या होगा? तो 25 वाट, 10 वाट, 15 वाट, इनमें से कौन? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? 25 वाट हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटे आर, वी आई, इनमें से सही। इस क्वेश्चन का कहीं सही आंसर होगा उनमें से सही, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया P बराबर होता है V गुना आई, फिर एक होता है P बराबर V स्क्वायर बटे आर, फिर होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यास्थता, चुंबकीय, ऊष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि विद्युत प्रतिरोध के कारण क्या प्रभाव होता है? कौन सा? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 1/4, आधा, 1, 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आधा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बॉक्स टाइप और कुकर की ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। इसका कारण है यह देखना कि कुकर में अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, बॉक्स के भीतर धुलकनों को जाने से रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो सही सटीक जो होगा विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि से रोकना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लेकिन लग रहा है कि आपको ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी को चूज करना है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है इसको देखिए। किसी विद्युत धारावाह सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, यानी कि बाएं हाथ की तर्जनी जो होती है वो क्या संकेत करती है? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि तर्जनी फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम है, ठीक है, इसका जो तर्जनी फिंगर होता है क्या दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करते जाइएगा, शेयर भी कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो होते हैं, ये क्वेश्चन जो है 2020 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2020 का पूछा हुआ है, 2018 का, तो ये बहुत पिछला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं भी आता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो 2020 पूछा हुआ है तो 18 में पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कारण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विभक्षित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, उपमुखी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपमुखी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वीवीआई लगाइए, उस क्वेश्चन को लगाइए, वीवीआई क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऊष्मीय, यानी कि हीटिंग इफेक्ट। विद्युत फ्यूज अगर हिट कर गया फट जाता है,
तो ये लिखा होता है चुंबकीय। बहुत लोग चुंबकीय भी ऑप्शन सही कर रहा है, लेकिन चुंबकीय इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उष्मीय होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? फिर आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 20 क्वेश्चन हम लेंगे इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, बैटरी में नहीं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट, प्रत्यावर्ती, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिष्ट। ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फैराडे, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने की। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं, वो किस प्रिंसिपल आधारित होते हैं? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकीय पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? 2, 1, आधा, चौथाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आधा भाग पे। फिर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। सी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आड़ीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है। डी है चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की क्रिया, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने हमको लग रहा है वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जनित्र। इनकी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। किसी एसी किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, यानी कि एसी जनरेटर जनरेटर जो है दो तरह के होते हैं, एक एसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर। इन दोनों में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन है एसी जनरेटर में विद्युत चुंबकीय होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। फिर पहला दूसरा है डीसी जनित्र उच्च वोल्टेज का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टेज का जनन करता है। एसी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एसी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक वाले होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी पिछले स्लाइड में मैं इसको तो डिस्कस कर चुके हैं। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, नियंत्रण रहता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोनों धाराएं। फिर अब मैं इसके बावजूद अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा हमको लग रहा है, निम्न का चित्र सूचित करता है चुंबकीय दिशा चुंबक के कोण
क्षार चुंबक की चारों ओर की बल रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, क्षार चुंबक के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही। क्षार चुंबक की चारों ओर की बल रेखाएं, यानी कि एक तरह की फोर्स को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, खुली चक्र होती है, बंद चक्र होती है, आयताकार होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इनकी चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। 12 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम ओम्स को ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 24 जूल, क्योंकि कार्य यहाँ पूछा है तो कार्य बराबर होता है वोल्टेज वोल्टमीटर गुना कूलम, यानी कि W बराबर होता है वर्क बराबर, दोबारा लिख देता हूँ मैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है वोल्टमीटर गुना कूलम, यानी कि चार्ज। तो वोल्टमीटर यहाँ कितना है, 12 है, और कूलम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 कूलम है, तो हम 12 दूनी 24, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा टॉपिक की ओर, और ऊर्जा के स्रोत, इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। 2024 में एक ही क्वेश्चन पूछा है, हालांकि 2020 में पूछा था, तो इसमें से हम लगभग 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो भी वीवीआई क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक? करेक्ट आंसर है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 2, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों के दिन। तो इस क्वेश्चन का है बादलों वाले दिन हम जो है गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, देखिए कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी कि जैव पूछा है, जैव मतलब जिसमें लिविंग हो। ठीक, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो कौन इसका एग्जाम्पल नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2024, 2021, 2018 में पूछा हुआ है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्वेश्चन 2024 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बायोगैस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। गोबर गैस क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोगैस उत्पादन होता है, बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से, लकड़ी से, कोयला से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोबर से। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। बाकी सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे, यानी कि उसको आप अगर अनलिमिटेड वे से भी इस्तेमाल करोगे तो वो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है कि इसको अगर आप लंबे समय तक बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्यूचर में समाप्त हो सकता है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उसके बाद जल ऊर्जा, ये सब जो कितना भी है क्या है नवीकरणीय है। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा है तो जीवाश्म ईंधन लगाइएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जैव गैस। जैव गैस क्या है? एक उत्तम ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नरोरा नदी के विद्युत समूह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या है? घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। तो इस क्वेश्चन में लकड़ी। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, सतलुज नदी पर, नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर। तो नर्मदा नदी पर है। टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? गंगा नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा गंगा नदी। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 50%, 60%। तो जैव गैस जो होते हैं, तो इसमें यानी कि ये गैस जैव गैस है, इसमें से जो होते हैं मीथेन जो होते हैं लगभग होते हैं 64%, हाईएस्ट मीथेन ही होते हैं। ठीक, याद रखिएगा कितना होते हैं मीथेन का परसेंटेज, कितना होता है 64%, याद रखिएगा। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहते हैं, पवनों का देश कहा जाता है भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को, अमेरिका को। तो डेनमार्क को कहा जाता है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पांचवा। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से कम, 15 किलोमीटर से अधिक, 15 किलोमीटर पर आवर से कम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक। इस क्वेश्चन को हम पिछले स्लाइड में भी देख चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 मिलीवाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्मों को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। तो लगभग मैंने 24 क्वेश्चन इस ऊर्जा के स्रोत से कवर कर चुका है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो दिया हुआ है। ठीक, और वीडियो को हम यहीं एंड ऑफ करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम जो है रसायन विज्ञान के जो भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के 2024, 2023, 2022 से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं एंड ऑफ करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।